Hello friends, welcome back to Pharma Pathshala. So friend, in this session we will discuss about quality risk management, right? Like what and all quality risk management procedures, what is quality risk management and why we are doing it, into the pharmaceutical industry, what and all various tools are generally being used in order to perform the entire quality risk management process. So that each and everything we will discuss step by step, right? And apart from that, we will also cover the ICH-Q9 approach about quality risk management process, like what ICH-Q9 suggested about entire quality risk management process and how it generally functions, right? So let's start. So please like this video, share this video and subscribe to my channel and press the bell icon, right? So आइए start करते हैं. Quality risk management, ICH Q9, right? General concepts and tools. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, राइट? ऑफ कोर्स with respect to pharmaceutical industry context में, because we are all from pharmaceutical industry, so pharmaceutical industry context में बताता हूँ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि ये जो क्वालिटी रिस्क कॉन्सेप्ट है ये डेफिनेटली ICH-Q9 तो बेसिकली फार्मा के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है, बट एवरी इंडस्ट्री यूज्ड टू फॉलो दिस टेक्निक in order to identify their risk. After identification, in order to adopt the mitigation plan and in order to control and reduce that particular risk, right? हर इंडस्ट्री में ये रिस्क मैनेजमेंट ये प्रोसेस है, ये फॉलो करते हैं, बट फार्मा में हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो व्हाट इज सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिस्क. व्हाट इज रिस्क? अच्छा, रिस्क क्या है फ्रेंड्स? खतरा. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बेसिकली मैं अगर आपको एग्जांपल में बताऊं तो जब भी कोई नया प्रोसेस, कोई नया इक्विपमेंट, कोई नया सेटअप, कोई नई मेथोडोलॉजी, whenever any new entity or any new procedure, any new thing is going to be adopted by the pharmaceutical manufacturers or let's say pharmaceutical individuals in that so along with that particular system or along with that particular process, definitely there is a term also comes into the light, that is called risk. जब भी कोई नया सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, कोई भी नया प्रोसेस, प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, ठीक है, नया सिस्टम, राइट, व्हाटएवर इट मे बी, कुछ भी नया हम चीज अडॉप्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर मेथड्स, उस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ, उस पर्टिकुलर थिंग के साथ रिस्क भी आएगा. जैसे हम चलते हैं रोड पे, जनरली बता रहा हूँ, चलते हैं रोड पे तो गाड़ी मार सकती है, ऊपर से रोड फट सकता है, कुछ भी हो सकता है. रिस्क तो कहीं भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं आज अभी आपको मतलब ऑनलाइन वीडियो में आपको मैं मतलब लेक्चर दे रहा हूँ, छत रूफ ही गिर जाए मेरे ऊपर, रिस्क कहीं भी हो सकता है, राइट? तो कुछ भी हम लाइफ में, हम कॉमन लाइफ में अगर कहीं पे भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे हर एक्टिविटी के साथ रिस्क जुड़ा होता है, राइट? ठीक है, तो ये हो गया जनरल डेफिनेशन अबाउट रिस्क. ठीक है, ओके. अब व्हाट इज क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, राइट? सो अगर जनरल डेफिनेशन जो कि आप लोग पढ़ते होंगे अपने गाइडलाइन में या फिर फार्मास्यूटिकल अलग जहां भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते होंगे, तो व्हाट एनी आर्टिकल जनरली सेज अबाउट दिस क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज अ सिस्टमिक प्रोसेस, राइट? In order to identify any potential risk which may occur while we are adopting any new process, new system, or let's say any new thing into our pharmaceutical industry. Obviously because we are talking in context of pharmaceutical industry, right? So कोई भी pharmaceutical industry केस में जब भी कोई नई मेथोडोलॉजी, प्रोसेस, इक्विपमेंट, कोई सिस्टम जब अडॉप्ट करते हैं, राइट, उसके साथ जो रिस्क आते हैं, राइट, जो भी पोटेंशियल रिस्क होते हैं, उस रिस्क को हम कंट्रोल करने के लिए जो भी हम एक सिस्टमिक अप्रोच अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलग अलग इसके स्टेप्स है, जो कि एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा अभी मैं.
उसमें क्या होता है कि सबसे पहले रिस्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके जो रिस्क के फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके जो पोटेंशियल फेलियर मोड्स हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ, जो जो हम सिस्टम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम के साथ क्या क्या पोटेंशियल फेलियर मोड हो सकते हैं, ठीक है, उस पोटेंशियल फेलियर मोड को कौन कौन से ऐसे एजेंट्स, कौन कौन से ऐसे मतलब ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि जनरली उस पर्टिकुलर पोटेंशियल फेलियर मोड को उस रिस्क को ट्रिगर करते हैं, राइट। ठीक है, एक बार हमने ये पता कर लिया, उसके बाद से जब हमने पोटेंशियल फेलियर मोड के जब हमने कॉजिंग फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद से फिर क्या करते हैं हम देखते हैं कि वो जो रिस्क है, जो मेरा पोटेंशियल फेलियर मोड है, ठीक है, जिससे कि मेरा रिस्क अकर हो सकता है, जिससे कि मेरा रिस्क आ सकता है उस पर्टिकुलर सिस्टम के अगेंस्ट में, ठीक है, उस रिस्क की सीवियरिटी कितनी है, हाउ मच सीवियर दैट पर्टिकुलर रिस्क which may occur, what is the severity of what is the severity of that particular risk, or let's say what can be the severity of that particular, जो भी रिस्क आ रहा है उसकी सीवियरिटी कितनी हो सकती है, कितना सीवियर हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, या फिर अगर हम बात करें पेशेंट सेफ्टी के लिए, क्योंकि डेफिनेटली एट द एंड ऑफ डे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हम सबका क्या है कि जो भी हम मेडिसिन बनाएं, क्योंकि वी आर फ्रॉम फार्मा, वी आर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, तो जो भी मेडिसिन हम बना रहे हैं अल्टीमेटली उसका जो पेशेंट जो भी उसको मतलब कंज्यूम करेगा, ठीक है, जो हमारा एंड यूजर है, तो उसके सेफ्टी पे कोई कंसर्न तो नहीं आ रहा, तो सीवियरिटी इतनी तो ज्यादा तो नहीं है हार्मफुल कि वो मरी जाए बेचारा, राइट, उसको कुछ सीरियसली हार्म हो जाए, तो सीवियरिटी कितनी है। उसके बाद सीवियरिटी के बाद फिर एक अलग फैक्टर आता है, ठीक है, जो कि मेरा होता है अकरेंस या फिर प्रोबेबिलिटी, बोले तो व्हाट इज द लाइक्लीहुड, मतलब ये जो रिस्क है वो कितना फ्रिक्वेंट है, कितना जल्दी जल्दी आ सकता है, क्या ऐसी कोई पास्ट हिस्ट्री है। सपोज अगर जब भी कोई रिस्क असेसमेंट हम करते हैं, राइट, देखते हैं कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, जो कि अकरेंस है, वो ऐसा तो नहीं है कि रिपीटेबल है, मतलब बार बार हो रहा है, पहले 2 साल पहले भी हुआ था, 3 साल पहले भी हुआ था, बट उस टाइम पे जो हमने मिटिगेशन प्लान बनाया था वो उतना इफेक्टिव नहीं है, जो हमने कापा लिया था वो कापा इतना इफेक्टिव नहीं है, उस कापा की इफेक्टिवनेस वीक है, इसलिए ये रिस्क बार बार आ रहा है। तो इसकी लाइक्लीहुड क्या है, मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली है, हाउ मच फ्रिक्वेंटली दिस पर्टिकुलर रिस्क कैन ऑकर और मे ऑकर, राइट, ये हो गया दूसरा फैक्टर। फिर तीसरा क्या होगा, डिटेक्टेबिलिटी, ठीक है, जो भी रिस्क है, जो भी पोटेंशियल फेलियर मोड है, ठीक है, एक बार उसकी सीवियरिटी हमने डिसाइड कर ली, एक बार उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली कि उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली, उसकी मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी की या फिर आपकी अकरेंस की। उसके बाद हमारा जो थर्ड फैक्टर है हमारा वो है डिटेक्टिबिलिटी, कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स है हमारे पास हमारे प्लांट में, जहाँ पे जो सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में जो रिस्क, जिसके जो भी पोटेंशियल फेलियर रिस्क है जो कि अकर हो सकते हैं, उसकी जो हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, तो उस रिस्क के अगेंस्ट में हमारे पास करंट कंट्रोल मेजर्स क्या है, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स व्हिच जनरली वी आर हैविंग, राइट, एग्जिस्टिंग, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग मेथड्स वी आर हैविंग इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर रिस्क व्हिच मे अकर while adopting any new system against which we are going to perform our risk assessment, right? So ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, राइट, ओके। अब एक और चीज आती है, दो तरह से रिस्क असेसमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, जनरली जो हम अपने प्लांट के केस में मतलब मैक्सिमम करते हैं, वो हम करते हैं ये वाला क्वांटिटेटिव। इसमें क्या करते हैं, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको, दिस इज अ इंटायर ऑपरेशन, दिस इज अ सिस्टमिक अप्रोच, राइट, when we this is the operation, this is the approach which we are adopting during adoption of any new system at our existing site। जब भी कोई न्यू सिस्टम, चाहे इट मे बी मेथड, इट मे बी प्रोसेस, इट मे बी प्रोडक्ट, राइट, इट मे बी मैन पावर, इट मे बी एनीथिंग, कोई भी हमारा जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके केस में जो भी हमारा जो न्यू कोई भी चीज प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं, राइट, उसके साथ जो भी पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं जो कि आएंगे, उसको उस रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके कॉजिंग फैक्टर को कैसे मतलब डिटेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद जब सारा कुछ रिस्क एसेसमेंट, जब हमारा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, रिस्क आपका इवेल्युएट हो गया, एनालाइज हो गया, उसके बाद से फिर आपका रिस्क कंट्रोल, उसमें कंट्रोल में क्या करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है, मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग एसओपी है जिससे कि वो जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया वो मिटिगेट हो जा रही है ऑलरेडी, हमारे पास कोई मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान है, अगर बहुत सारे एसओपी है, वीएमपी है, जो भी हमारे पास कंट्रोल डॉक्यूमेंट है हमारे प्लांट के अंदर, क्या उस कंट्रोल डॉक्यूमेंट से हम जो भी हमारा पोटेंशियल रिस्क है जिसको मैं आरए में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्या उसको मैं मिटिगेट कर पाऊंगा, तो इट्स ओके, नहीं कर पाऊंगा तो फर्दर मैं
फर्दर में फिर अलग से जो मिटिगेशन प्लान बनेगी, जो कि फिर फर्दर क्यूआरएम प्रोसेस के एंड में उसके अगेंस्ट में जो भी कापा देंगे, और फिर उस कापा को फिर हम इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट करें अपने साइड पे, जिससे कि जो भी रिस्क अगर फ्यूचर में आए भी तो वो ऑटोमेटिकली मिटिगेट होती रहे, राइट। ये होता है, ठीक है। अब तो ये सारा का सारा जो इसलिए इसको सिस्टमिक अप्रोच भी बोलते हैं, कि जो सारा का सारा ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब करते कैसे हैं? अच्छा, अब आईसीएच क्या बोलती है इसके बारे में? वही है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आईसीएच Q9 आप सबको पता ही है। तो बेसिकली क्वालिटी जो आईसीएच Q9 है ना, वो एक डायग्राम बना के आपको समझाती है कि बेसिकली रिस्क जो भी इंटायर क्यूआरएम प्रोसेस होता है उसको आप कैसे कर सकते हो। एक फ्लो चार्ट बनाती है, मैं भी बना देता हूं। सबसे पहले क्या होगा? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसके 3 पार्ट होंगे, ए बी सी। पहले में क्या होगा? सॉरी, रिस्क, यहां पे रिस्क असेसमेंट होगा सबसे पहले, ठीक है। पार्ट वन को के सब पार्ट 3 होंगे। रिस्क असेसमेंट को कैसे करते हैं हम? बाय आइडेंटिफाइंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। रिस्क एनालिसिस, हाँ जी हाँ जी, रिस्क एनालिसिस, राइट। देन आपका हो गया रिस्क इवेल्युएशन, राइट। ये हो गया पार्ट 1, ठीक है। अब आपका होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है? रिस्क असेसमेंट हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया हमारा रिस्क कंट्रोल। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? इसको 2 तरह से करते हैं। रिस्क रिडक्शन, रिस्क एक्सेप्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। पार्ट 1 रिस्क असेसमेंट हो गया, पार्ट 2 रिस्क कंट्रोल हो गया। इसके 2 पार्ट है, रिस्क रिडक्शन, रिस्क एक्सेप्टेंस। फिर पार्ट 3 में क्या करते हैं? ये ऐसे कुछ ऐसे चार्ट में जाता है। अगर आप आईसीएच को फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे जाता है ये। फिर यहां पे ये रहेगा अनएक्सेप्टेबल बोल के, ठीक है। अब पार्ट 3 में क्या होगा? रिस्क कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या मतलब है कि पहले आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, रिस्क एनालिसिस कर लिया, रिस्क एवेलुएट कर लिया, फिर उसके बाद कंट्रोल मेजर दे दिए, और जब सारा कुछ हो गया 2 पार्ट तक, फिर हम इसको कम्युनिकेट करते हैं टू वेरियस सीएफटी, जो कि उस पर्टिकुलर पोटेंशियल रिस्क से इंपैक्टेड है, या फिर मे बी इम्पैक्ट हो सकते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट। मैनेजमेंट इंक्लूडेड ऑल्सो, मैनेजमेंट को भी। उसके बाद से फाइनल क्या होता है हमारा? जो स्टेप 3 होगा वो हमारा होगा रिस्क रिव्यू, जिसको कैसे करते हैं? रिव्यू इवेंट्स कराते हैं, क्वालिटी रिव्यू मीटिंग होती है, क्यूआरएम मीटिंग। उसमें जो भी रिस्क है उसके रिव्यू इवेंट्स करके हम उसको ओवरऑल जो भी हमारा रिस्क है, जो भी मिटिगेशन प्लान है, जो भी आइडेंटिफाई होने के बाद, कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करने के बाद, जो भी उसके मतलब जो भी रिस्क का मतलब जो लेवल है, उसको हम रिव्यू इवेंट्स करके उसको अलग अलग टाइम इंटरवल पे उसको हम देखते हैं कि जो भी रिस्क हमने ऑलरेडी मतलब आइडेंटिफाई किया था, मिटिगेशन प्लान बनाया था, वो विद इन स्टेट ऑफ कंट्रोल है कि नहीं, ठीक है। ये मेरा एक टिपिकल अप्रोच अबाउट रिस्क असेसमेंट ऑपरेशन, क्यूआरएम ऑपरेशंस, राइट, जो कि आईसीएच Q9 बताता है। आईसीएच Q9, ठीक है फ्रेंड। अब मैं थोड़ा आपको समझा भी देता हूं कि बेसिकली होता क्या। इधर देखिए, पार्ट 1 रिस्क असेसमेंट। क्यूआरएम ऑपरेशन में अगर पहला पार्ट होगा रिस्क असेसमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे? रिस्क को एसेस करेंगे। कैसे करेंगे? 3 तरह से। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई बोले तो कि सोर्स ऑफ रिस्क का जो भी सिस्टम है, सपोज करो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो नया प्लांट बना, ठीक है, या फिर नया प्लांट नहीं भी है, पुराना प्लांट है। पुराना प्लांट में क्या है कि अगर आप टैबलेट में काम करते हो तो गैल्वेनेशन है, ठीक है। गैल्वेनेशन एरिया में 1 आरएमजी थी, 1 आरएमजी और आ गई। एरिया को तोड़ के मॉडिफिकेशन में एरिया गया, एक बाद में प्लांट को लगा कि हमें 1 और आरएमजी लेनी है, 1 और आरएमजी आ गई। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? रिस्क पर्टेनिंग टू
न्यूली प्रोक्योर्ड इक्विपमेंट। टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, रिस्क पर्टेनिंग टू न्यूली प्रोक्योर्ड इक्विपमेंट। उस इक्विपमेंट के अगेंस्ट में मेरा रिस्क आ गया, ठीक है। अब जो पूरी मशीन आ गई ना, उससे में क्या जो भी पोटेंशियल फेलियर मोड है, क्या क्या हो सकता है, मैं समझाऊं आपको। ये देखिए आरएमजी मान लीजिए मेरा, ठीक। सबसे पहला रिस्क क्या हो सकता है, क्वालिफिकेशन प्रोसीजर्स, क्वालिफिकेशन, ठीक है। इस पे इंपैक्ट, अब इस पे इंपैक्ट कैसे आएगा बताता हूं। इनएडिक्वेट, मान लीजिए ऐसे करेंगे आप, लिख देंगे यहां पे इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन ऑफ आरएमजी में टेक प्लेस। ये मेरा पहला पोटेंशियल फेलियर मोड हो सकता है। ये बेसिकली, अब मैं ये अब आप कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज मत जाना, ये मैं एक लाइक्लीहुड, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। नया आरएमजी आया तो रिस्क क्या हो सकता है कि जब भी क्वालिफिकेशन करेंगे, हम तो करते ही ऐसा कंपनी वाले करते हैं, तो होगा क्या कि जब आरएमजी क्वालिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है कि जो क्वालिफिकेशन अप्रोच हम यूज कर रहे हैं वो इनएडिक्वेट हो। तो इनएडिक्वेट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मशीन की क्वालिफिकेशन पे इंपैक्ट आएगा। तो ये एक मेरा रिस्क हो सकता है, ठीक है, समझ गए आप। ये मेरा एक पोटेंशियल फेलियर मोड है, ये जिससे कि मेरा रिस्क आ सकता है। नहीं आरएमजी पे अगर मेरा प्रोसीजर मेरा इनएडिक्वेट है तो मेरा इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, अब मान लीजिए ये है, अब आपने पोटेंशियल मोड ये डिसाइड किया, ये आपको कि ये हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट में फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये दिखाना पड़ेगा कि इसकी वजह से होगा क्या, बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। अल्टीमेटली फिर मेरा क्या होगा, अगर ये हो गया, अल्टीमेटली पुअर ऑपरेशन ऑफ आरएमजी, डेफिनेटली अगर ये अच्छे से क्वालिफाइड है तो आरएमजी मतलब अच्छा, मतलब पुअर ऑपरेशन उसका आएगा, अच्छे से ऑपरेट नहीं करेगी, राइट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ ऐसे समझिए, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क किस में है, नए इक्विपमेंट में है। रिस्क एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस में क्या किया, हम एनालिसिस में क्या किया कि बेसिकली हमने ये देखा कि जो मेरा आरएमजी है, बेसिकली जो पोटेंशियल फेलियर मोड है, उसको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं। मतलब आरएमजी की क्वालिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ये तो रिस्क है मेरा। रिस्क किस चीज के, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच जनरली मे लीड टू दिस पर्टिकुलर रिस्क, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये मेरा रिस्क आ सकता है। तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये क्यों होगा, इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन क्यों होगा नए इक्विपमेंट का, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा अनट्रेन्ड मैन पावर परफॉर्मिंग द क्वालिफिकेशन एक्टिविटी, समझ रहे मैं क्या समझना चाह रहा हूं। पहला रिस्क मेरा ये है कि नया आरएमजी मेरा आया फ्रेंड, तो उस आरएमजी का जो क्वालिफिकेशन करेंगे ऑब्वियसली, तो क्वालिफिकेशन हमारा इनएडिक्वेट हुआ, पहला रिस्क ये, ठीक है। तो इस रिस्क को ट्रिगर क्या कर रहा है, क्यों ऐसा होगा, जो मैन पावर आरएमजी की क्वालिफिकेशन करेगा या कर रहा है वो अनट्रेंड है, प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। तो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली जो क्वालिफिकेशन कर रहा है उस क्वालिफिकेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। एक जस्ट मैं सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन प्रोसीजर। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है कि जो हम क्वालिफिकेशन करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं वो प्रोसीजर एडिक्वेट है ही नहीं, मतलब इतना उसमें कंटेंट है ही नहीं उस प्रोसीजर में, इतना उसमें इफेक्टिवनेस है ही नहीं कि वो अल्टीमेटली गुड क्वालिफिकेशन एक्टिविटी को मतलब क्या करे, मतलब अचीव कर ले। तो ये मेरे दो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरा रिस्क कॉजिंग फैक्टर, इसकी वजह से ये मेरा रिस्क आया, ठीक है। ये हो गया, तो मेरा यहाँ पे रिस्क एनालाइज हो गया, समझिए ध्यान से। ये मेरा हो गया, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, पहला स्टेप। यहाँ पे क्या किया, रिस्क को मैंने एनालाइज कर लिया, ठीक है। बोले तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड में क्या करूंगा, रिस्क एवेल्युएशन। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैं रिस्क की जो मैं बताए थे बेसिकली उसकी मतलब जो रिस्क की
उसको क्वांटिफाई करूंगा कैसे, बाय गिविंग दिस दी सीवियरिटी, बाय कैटेगराइजिंग द रिस्क इनटू दीज थ्री फैक्टर्स, सीवियरिटी, अकरेंस और प्रोबेबिलिटी जो आप बोले। थर्ड वन इज क्या है, थर्ड वन डिटेक्टिबिलिटी। ठीक, ये मेरा आ गया रिस्क इवैल्यूएशन। बोले तो रिस्क की सीवियरिटी, हाउ मच सीवियर माय रिस्क इज गोइंग टू बी विथ रिस्पेक्ट टू माय पेशेंट सेफ्टी, हाउ मच, what is the likely, what is the frequency of occurrence और डिटेक्टिबिलिटी, कितना फ्रीक्वेंट हो मेरा रिस्क, मेरा दैट पर्टिकुलर रिस्क में ऑब्जर्व, कितना फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व हो सकता है। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेथड्स माय प्लांट इज हैविंग और माय कंपनी इज हैविंग इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दैट रिस्क विच में अकर ड्यूरिंग द रूटीन यूज, राइट। समझ गए आप? तो कितना एफिशिएंट मेरा डिटेक्टिबिलिटी, मेरा डिटेक्शन टेक्निक है, जिससे कि मैं उस रिस्क को फटाफट उसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं। करेक्ट फ्रेंड्स, ये हो गए मेरे रिस्क इवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा, इसके बेसिस पे क्या निकालते हैं हम, जब मेरा रिस्क इवैल्यूएशन हो जाता है ना, अब मैं थोड़ा इसको मिटाता हूं, और फिर आपको समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, ये देखिए, जब रिस्क असेसमेंट का जो पार्ट 3 है, जब हमने रिस्क इवैल्यूएट किया ना, ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, सीवियरिटी इनटू अकरेंस इनटू डिटेक्टिबिलिटी, टुगेदर दिस 3 मेक्स दिस आरपीएन नंबर, राइट। व्हाट इज आरपीएन नंबर हियर? रिस्क प्रायोरिटी नंबर। व्हाट इज रिस्क प्रायोरिटी नंबर? आई विल टेल यू। Right, okay, what is this? Once these all these parameters gets identified or gets evaluated, right, after that we need, generally what we are doing, we generally used to prioritize our risk, because without prioritizing our risk we cannot adopt the risk control methods, which is the step 2 ऑफ क्यूआरएम प्रोसेस, राइट। मतलब बिना रिस्क, जो भी रिस्क हमने यहाँ पे जो रिस्क की सीवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्टिबिलिटी है फ्रेंड, ठीक है, अगर एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली हमें अपनी जो रिस्क है ना उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बाय गिविंग सम न्यूमेरिक नंबर्स, ओके, दैट may differ to plant to plant. In some plant, risk prioritize number may start from 1 to 10. Or let's say in some plant it may start from 1 to 5, right? Got it? So it depends upon plant to plant. किसी किसी plant में 1 से लेकर 10 के स्केल के बीच में हम न्यूमेरिक वैल्यू सेट करते हैं, right? A means A is starting from low to higher, right? And in some company it starts from 1 to 5, right? It depends. So जब तक हमने रिस्क को अपने नंबर न्यूमेरिक वैल्यू में उसको हमने वो नहीं किया, मतलब हमने उसको मतलब कैटेगराइज नहीं करा, तब तक अब जो हमारा स्टेप 2 है रिस्क कंट्रोल का, उसको हम अडॉप्ट कर ही नहीं पाएंगे इफेक्टिवली। इसलिए हमें रिस्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है, राइट, ये सब। ठीक है, ओके। अब स्टेप 1 समझ में आ गया आपको? यहां लिख देता हूं, आप लोग अगर भूल गए हो तो पहला स्टेप था मेरा क्या, क्यूआरएम प्रोसेस का रिस्क असेसमेंट, जिसके सब पॉइंट कौन कौन से हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, दूसरा क्या है मेरा, रिस्क एनालिसिस, तीसरा क्या है मेरा, रिस्क इवैल्यूएशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा दिस इज द स्टेप 1 ऑफ दिस क्यूआरएम ऑपरेशंस, राइट। ओके, सो आई बिलीव दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑल दिस 3 फैक्टर्स, राइट। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 पे, जो मेरा क्यूआरएम का स्टेप 2 है, विच इज रिस्क कंट्रोल। This is the step 2 of QRM operation, right? How this generally function? By adopting these 2 methods. First one is risk reduction, और let's say सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्क एक्सेप्ट करोगे,
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क रिडक्शन, या फिर रिस्क रिडक्शन, रिस्क एक्सेप्टेंस, राइट। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक बार आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। आरएमजी का एग्जांपल बता रहा था मैं आपको, आपने आरएमजी का एग्जांपल ले लिया कि क्या क्या मतलब पोटेंशियल फेल मोड हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट में फिर आपने जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया उसकी आपने इवैल्यूएशन के टाइम पे आपने उसकी सीवियरिटी, प्रोबेबिलिटी एंड डिटेक्टिबिलिटी आपने डिसाइड कर ली। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा उसी पूरे क्यूआरएम ऑपरेशन में कि आपके पास एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर क्या क्या है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐसा आपको रिस्क मिल गया, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई आपके पास रिस्क है जिसके पास आपके पास कोई मेथड ही नहीं, कुछ तो होगा। अगर नहीं है तो फिर आपको इमीडिएटली आपको मिटिगेशन प्लान पे जाना पड़ेगा, राइट। फिर वो आपको अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें आपको हाई लेवल रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, HLRA, या फिर एक और टर्म होता है कारा, और मैं कभी और बताऊंगा व्हाट इज कारा हियर। HLRA बोले तो हाई लेवल रिस्क असेसमेंट, एंड दिस इज कारा। व्हाट इज कारा हियर? क्रिटिकल एस्पेक्ट रिस्क असेसमेंट, राइट। या फिर अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग टूल डिसाइड करने होते हैं। अभी टूल पे मैं आऊंगा, अभी तो जब अभी टूल पे बहुत सारे टूल यूज करते हैं क्यूआरएम में, वो टूल भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, ये हो सकता है 1-2 पार्ट में जाए, बट अब बड़ा आप घबराने वाला, आपको समझाऊंगा एक ही चीज, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कंट्रोल मेजर नहीं है तो फिर आपको HLRA फिर या फिर कारा पे जाना पड़ेगा। व्हाट इज दैट इज हाई लेवल रिस्क असेसमेंट एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट रिस्क असेसमेंट, राइट। बट हियर अगर आपको कोई कंट्रोल मेजर तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास, जैसे आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास क्या है, SOP है, ठीक है। अगर इक्विपमेंट है तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर है, राइट। फिर आप क्या बोल सकते हो, हमारे पास क्वालिफिकेशन के लिए इफेक्टिव SOP है, या फिर हमारे पास प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, ठीक है। हमारे पास हमारा जो रिव्यू सिस्टम है, वो काफी रोबस्ट है, काफी फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग आपके कंट्रोल मेजर जो कि आप अपने क्यूआरएम ऑपरेशन में दिखा सकते हो, राइट। एक तो हमारा ये हो गया। अच्छा, जैसे आप कंट्रोल मेजर्स आप दिखाओगे ना कि हमारे पास ये एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स है, तो इसके बाद आपको फिर उसके बाद आपको जो आपने बोला कि हमारे पास ये SOP है, ये SOP है, ये SOP है, ये SOP है, या फिर प्रोटोकॉल है, जो भी है आपका कंट्रोल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो फिर आपको वो दिखाना पड़ेगा, उसके रेफरेंस डॉक्यूमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा SOP नंबर दिस, प्रोटोकॉल नंबर दिस, PM SOP नंबर, ठीक है। उसके रेफरेंस नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हमारा करंट कंट्रोल मेजर्स आपने मतलब आइडेंटिफाई कर, मतलब आपने डिफाइन कर दिया अपने क्यूआरएम प्रोटोकॉल में, राइट, क्यूआरएम अपने डॉक्यूमेंट में, उसके बाद फिर आपको उसके बाद से फिर आपकी बात आती है कि जो आपका रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया और कंट्रोल पे जब आप आ गए, कंट्रोल मेजर में आपने कंट्रोल मेजर दिखा दिया, उसके बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो आपका रिस्क है, जो आपने प्रायोरिटाइज किया था ना इधर RPN नंबर में, ऐसे समझिए, जो आपने इधर अपने RPN नंबर में, रिस्क प्रायोरिटी नंबर में आपने प्रायोरिटाइज करा था, ठीक है। कि सपोज करो वो आपके SOP में, आप अब जो भी आप SOP बनाते हो उसमें लिखते हो कि अगर मेरा 1 से लेकर 3 तक अगर मेरा रिस्क प्रायोरिटी नंबर है, उस केस में जो भी रिस्क है मेरे, अगर 1 से 3 तक स्केल में आ रहे हैं या फिर, तो वो मेरे रिस्क एक्सेप्टेबल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि जो 1 से 3 का फैक्टर स्टैंडर्ड नहीं है, आप इसको 1 से 5 में कर दो, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर आप 1 से 5 तक एक्सेप्टेबल है तो जो 5 के आगे की वैल्यू है वो आपकी अनएक्सेप्टेबल पे जाएगी, विच नीड्स अ इमीडिएट मिटिगेशन प्लान। अगर आपका ये RPN नंबर जो भी आपने डिसाइड किया, अगर 1 से 5 तक डिसाइड किया, तो जैसे आपकी जब आप सीवियरिटी, ऑकरेंस एंड डिटेक्टिबिलिटी को जब मल्टीप्लाई करके जब RPN निकालोगे ना फ्रेंड्स, तो जैसे ही आपकी, सपोज करो आपने बोला है कि 1 से 5 तक एक्सेप्टेबल है, जैसे ही आपके 6 होगी ना, तो आपको इमीडिएटली मिटिगेशन प्लान तुरंत इफेक्टिव कापा रेस करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका जो रिस्क है वो अगर वो मतलब रीअकरेंस ना हो, और अगर हो भी तो इमीडिएटली उसको हम कंट्रोल कर सकें बाय अडॉप्टिंग द करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्क। तो फिर इससे पता चलता है हमें रिस्क एक्सेप्टेंस में जो भी मेरा RPN नंबर डिसाइड हुआ उसके बेस पे ये पता चलेगा कि मेरा रिस्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर जो भी हमने न्यूमेरिक वैल्यू दी है अगर उससे एक्सीड कर रहा है, वो आपको पता चलेगा जब मल्टीप्लाई करोगे। सपोज करो कि जो रिस्क है आपका, मान लो आपकी सीवियरिटी आपने दी 1, अकरेंस आपने दे दी 2, और डिटेक्टिबिलिटी आपने दे दी 3, 3 दूना 6, तो आपके जो आपका एक्सेप्टेबल जो आपका RPN है, आप जो भी आपका जो एक्सेप्टेंस रेंज है उससे बाहर हो गया, 5 से ऊपर चला गया, 6,
फिर क्या करेगा आपको, इमीडिएटली यू नीड टू गिव हियर अ इफेक्टिव मिटिगेशन प्लान, राइट, वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया मेरा, वो कैसे करोगे। और जो मिटिगेशन प्लान अगर आपका रिस्क जो एक्सेप्टेंस लेवल है उससे अगर बाहर जा रहा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, उस केस में क्या करोगे आप रिस्क रिडक्शन मिटिगेशन प्लान बनाओगे जो कि अल्टीमेटली ट्रिगर करेगा मेरे रिस्क रिडक्शन को। Whatever mitigation plan we are generally adopting, that is responsible for the reduction of risk। जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके क्या करेगा, उसको एक्सेप्टेंस के लेवल में लेके आएगा, राइट, समझ गए। अच्छा, एक और काम इसमें करना है कि जैसे ही मेरा जो रिस्क है ना वो मेरा एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर जाता है, तो इमीडिएटली जो हमारा जो रिस्क कम्युनिकेशन होता है ना, वो हमें सीएफटी को तो कम्युनिकेट करना ही है, हमें मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना होता है, जो भी हमारा सीनियर अथॉरिटी है, जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसे बताना पड़ता है कि वी हैव परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट एंड अपॉन डूइंग द entire QRM operation, we have observed that the risk which we have identified that is going to be, that is going to cause some serious concern with respect to the patient's safety, right. In that case, we had already categorized that particular risk as an unacceptable risk, so the same we are communicating to you guys so that you can take a appropriate decision, because जो भी सीनियर डिसीजंस है वो मैनेजमेंट ही लेती है, राइट, तो इसलिए हम उनको डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं, क्योंकि जो भी अगर कोई बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन वाला रिस्क है तो डेफिनेटली उसके बारे में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वही तो डिसीजन लेगी, राइट। ये हो गया हमारा, ठीक। तो बेसिकली रिस्क एक्सेप्टेंस एंड रिस्क रिडक्शन, इससे क्या कर लिया हमने, रिस्क को कंट्रोल कर लिया, ठीक हो गया। आइए अब थर्ड जो हमारा है रिस्क रिव्यू। रिस्क रिव्यू, राइट, दिस इज रिस्क रिव्यू, ओके। इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, रिव्यू इवेंट्स कराते हैं हम प्लांट के अंदर। क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि एनुअली या फिर जो भी आपका जो भी प्लांट की जो भी आपकी कंट्रोल प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो भी आपके क्यूआरएम मीटिंग्स होती हैं, क्यूआरएम या फिर एमआरएम मीटिंग। व्हाट इज क्यूआरएम, क्वालिटी रिव्यू मीटिंग, एंड एमआरएम इज मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ये हम अलग अलग टाइम पे हम प्लांट में ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यूए डिपार्टमेंट जो भी क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली वो दैट डिपार्टमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस इंटायर ऑपरेशन एंड दिस रिव्यू इट टू कंडक्ट। बेसिकली क्यू डिपार्टमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग दिस क्यूआरएम एंड एमआरएम मीटिंग, राइट। एमआरएम में क्या होता है, सीनियर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बैठती है हमारे साथ मीटिंग में in order to discuss the already previously categorized risk, राइट। जो भी हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया और कैटेगराइज किया वो सारे रिस्क को डिस्कस करते हैं, और अगर कोई फर्दर कोई मिटिगेशन प्लान की अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे सजेस्ट की जाती है, उसके हिसाब से फिर हम उसको अपने प्लांट पे साइड पे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये टाइम पे करते हैं। 6 मंथ अगर जो क्यूआरएम होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा मंथली बेसिस पे भी कर लेते हैं क्यूआरएम। एंड एमआरएम की बात करें तो ये एमआरएम क्वार्टरली भी करते हैं 3 मंथ्स पे, या फिर आपका 6 मंथ भी करते हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट इंटरनल प्रोसीजर, राइट। सो ये है मेरा फ्रेंड अबाउट बेसिक अबाउट द इंटायर क्यूआरएम ऑपरेशन, जो कि आईसीएच गाइडलाइन में जो भी बताया गया वो मैंने आपको सारा बताया आपको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करते हैं, व्हाट आर द टूल्स ना, व्हाट आर द टूल्स यूज्ड फॉर क्यूआरएम। कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हम क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं, राइट। सो फर्स्टली आई राइट इट डाउन फॉर यू गाइस, राइट। फर्स्ट वन इज द मोस्ट फेमस वन एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज फीमा और एफएमईए। द सेकेंड वन इज एफएमईसीए। व्हाट इज थर्ड वन, एफटीए। फोर्थ वन इज HAZOP. Fifth one is HAZCPP. Right? These are the various tools. और भी बहुत सारे हैं, right? But generally हम यही हम मेन टूल्स जो हम फॉलो करते हैं। What is FMEA और FEMA? Failure Mode Effect Analysis.
right friends? FMEA stands for failure mode effect analysis, right? What is FMEA here? Failure mode effect and criticality analysis. इसमें क्या हुआ, सी ऐड हो गया FMEA से, राइट? इसमें हम क्रिटिकलिटी वाला फैक्टर भी जोड़ दिया, राइट? व्हाट इज FTA? फॉल्ट ट्री एनालिसिस, right friends? What is HAZOP? Hazard analysis and operability. Hazard analysis and operability tool. बेसिकली हैजर्ड्स को कैसे एनालाइज करना है और कैसे उसको ऑपरेट करना है, कंट्रोल करना, राइट? दैट इज HAZOP. व्हाट इज HAZCPP? हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, right? Hazard analysis and critical control points. These are the various tools which generally we are using in order to perform the QRM operations, right? Right, friends? So, अगर मैं बात करूं, if I talk about the most prominent one, which are generally being used into the pharmaceutical industry, that is FMEA and FMECA. Or sometimes we also use this fault tree analysis in order to identify the what are the fault lines which generally we are having within our system. So इसमें क्या करते हैं, जनरली एक ट्री वगैरह डिजाइन करते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइम पे हम जो अलग अलग टाइम इवेंट्स में जो भी हमारे फॉल्ट लाइन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो एक अलग डायग्राम है फॉल्ट ट्री का, ठीक है? तो बेसिकली हम FMECA पे ज्यादा काम करते हैं, which I am sure you guys also using in your respective organization, right? Okay. अब कोई एक टूल ही बताता हूं, सारे फंक्शंस आपको सारे समझ में आ जाएंगे इजिली, राइट? FMEA की बात कर लेता हूं, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे नाम से क्लियर है, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। पहले फेलियर मोड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद से उसकी जो उसके कॉजिंग फैक्टर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से फिर रिस्क की सीवियरिटी इवेलुएट करेंगे और रिस्क आरपी नंबर रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर कंट्रोल मेजर्स देंगे और अगेन फिर आपका देखेंगे रिस्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर फर्दर मिटिगेशन प्लान बनाएंगे बाय कम्युनिकेटिंग विद द मैनेजमेंट। वही है, ठीक है? एक टिपिकल डायग्राम अगर बना दो तो मैं ऐसे बनाता हूं, देखिए, ठीक है फ्रेंड्स? रिस्क फैक्टर, रिस्क कॉजिंग फैक्टर्स, ठीक? फिर उसके बाद से आपका कंट्रोल मेजर्स, करंट कंट्रोल मेजर्स, राइट? ठीक है? फिर आपका आरपीएन नंबर, रिस्क प्रायोरिटाइज नंबर, फिर आपका COD, ठीक है? देखेंगे कि कितना कितना है, उसके लिए अलग अलग जो नंबरिंग होती है उसके साथ देखेंगे सीवीआरटी वर्क कितना है, और फिर आपका आरपीएन नंबर डिसाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है? फिर आपका रिस्क एक्सेप्टेंस, ठीक है? अगर नहीं है, अगर एक्सेप्टेंस है यस या नो, अगर है और यस है तो ठीक है, नो है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यही वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका रिवाइज कंट्रोल पैरामीटर्स, रिवाइज मिटिगेशन प्लान। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया, आरपीएन के बाद अगर आरपीएन में अगर आपका ठीक है तो उसके बाद अगर आपका एक और आपका आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा मिटिगेशन प्लान, अगर कोई रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट टाइम पे मिटिगेशन प्लान। अगर आपका विदिन अगर जो भी आपका एक्सेप्टेंस में है तो मिटिगेशन प्लान में एनए हो जाएगा, नहीं है तो फिर आपका आपका अगर ये फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका रिस्क एक्सेप्टेंस, ठीक है? फिर यहाँ पे यस है या नो है, अगर यस है तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा रिवाइज्ड रिस्क कैटेगराइजेशन। मतलब जो अगर रिस्क अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो जो रिवाइज कैटेगराइजेशन होगा उसके हिसाब से फिर सीवीआरटी कितनी होगी, अकरेंस कितनी होगी, डिटेक्टिविटी कितनी होगी और रिवाइज आरपीएन कितना होगा, ठीक है? और फिर फर्दर आपका फाइनल मिटिगेशन प्लान और कापा। ये एक टिपिकल फॉर्मेट होता है एफएमईए का, राइट? तो अगेन मैंने आपको इसमें वही होता है जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वही जो आपके हैं रिस्क आइडेंटिफाई होंगे, फिर रिस्क एनालाइज होंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर रिस्क इवेल्युएट होगा जिसमें कि आरपीएल नंबर डिसाइड होंगे बाय मल्टीप्लाइंग द सिवियरिटी ऑकरेंस एंड डिटेक्टिबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर कंट्रोल मेजर्स जो भी आपके हैं वो आपको अपने प्लान में एफएमईए मॉडल में डालने पड़ेंगे, क्या क्या आपके उस रिस्क के अगेंस्ट में क्या क्या आपके पास कंट्रोल मेजर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर हम आ जाएंगे रिस्क कंट्रोल पे। रिस्क कंट्रोल में रिस्क अगर रिस्क एक्सेप्टेंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या क्या प्रपोज प्लान कापा जो आपका है प्रपोज करने वो क्या है उसके बारे में, अगर कोई कापा अगर आप ले रहे हो उस कापा का रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा अगर आपका। और उसके बाद से फाइनली हमें कापा में जो भी कापा इफेक्टिव कापा है उस कापा को लेने के बाद हम जो भी हमारा जो रिस्क है अनएक्सेप्टेबल है उस अनएक्सेप्टेबल रिस्क को एक्सेप्टेबल के लेवल में लेके आना है, राइट। और फिर फाइनली आपका अगर फाइनली जो आपका जो प्रपोज कापा है उसके अगेंस्ट में हम मिटिगेशन प्लान बनाते हैं। सो ये है फ्रेंड्स मेरा एक जनरल इंटायर, अगर आप बात करें तो इंटायर ऑपरेशन ऐसे ही होता है। कोई भी रिस्क असेसमेंट जब हम करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। कोई भी एक टूल पकड़ लीजिए आप, ठीक है। एफएमईए बताया मैंने, एफएमईए के बाद एक एफएमईसीए भी है वो, उसमें क्या होगा कि जैसे एक कंट्रीब्यूटिव फैक्टर ऐड हो जाता है, वो मैं कभी आपको फिर बता दूंगा अलग से एफएमईसीए के बारे में। उसमें क्या होगा कि पोटेंशियल फेलियर मोड जो होगा ना, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक सीएफ फैक्टर लगा देते हैं कंट्रीब्यूटिव फैक्टर, कि एडिशनली क्या क्या और हो सकता है, एडिशनली कौन कौन से ऐसे मतलब फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो रिस्क अकर हो सकता है। तो वो थोड़ा सा डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है जिसमें कि आपका फिर क्रिटिकलिटी फैक्टर को भी हम ज़्यादा क्रिटिकलिटी को भी हम ज़्यादा फोकस करते हैं। सो ये है फ्रेंड्स मेरा जनरल बेसिक्स एंड एवरीथिंग अबाउट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। एंड ऑल्सो ICH-Q9 में भी जो बोला गया है वो भी ऐसे ही, मतलब जो मैंने आपको बताया ऐसी ICH-Q9 भी मतलब सजेस्ट करता है कि ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी जो भी रिस्क है उसको इजिली आप उसको एसेस कर सकते हो और अकॉर्डिंगली मिटिगेशन प्लान लेके अडॉप्ट कर सकते हो और इसको मिटिगेट कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए फ्रेंड। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाइए, और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।